कोई दिक्कत नहीं। जी नमस्कार, मैं रामबाबू शर्मा आंदोलन एडीपी की तरफ से हैं और हमारे साथ में साथी बैठे हुए हैं। आज हम सवाल जवाब होंगे इन मुद्दों पे, इन विषय पे, इन जागरूक प्रॉब्लम पे, इन समस्याओं पे जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है और राजनेताओं के लिए ज़रूरी है, देश को के लिए भी ज़रूरी है। और ज्वलंत प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, नई नई बातें आ रही है, सुन रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, लेकिन इतनी विस्तृत बातें नहीं की जा रही है। लेकिन जो है हमारे दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, बीएसएफ को विशेषाधिकार दिया गया है कि 50 किलोमीटर के दायरे के में दूर दराज के जो गांव हैं, ढाणी हैं, शहर है, कस्बे, दुकान है, बाजार है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे बीएसएफ जा कर के सर्च करे, कोई गतिविधियाँ हो रही हो, मिलिट्री के प्रति कोई बुगाड़ तो नहीं हो रही है, सरकार की स्थिरता के लिए कोई बात तो नहीं हो रही है राजनेताओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये बातें चल रही है कि भाई गुजरात में 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया, वहाँ कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये आप लोग जानते ही हैं कि किसकी सरकार है वहाँ पे और कौन क्या हाकिम हमारा देश का प्रधानमंत्री कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सवाल तो आप सब लोग को पता ही होगा कि क्यों ऐसा कम किया। राजस्थान में 50 कर दिया, पंजाब में पहले 15 था तो 50 कर दिया गया। और ये भी पता लगा है कि पंजाब के लोग जागरूक हैं, उन्होंने अपनी वहाँ पे चर्चा भी चल रही है, अपना उन्होंने विवाद भी दर्ज करवाया है, फिर बात भी रखी सुप्रीम कोर्ट तक, ऐसे हमें जानकारी मिली है। तो मैं अपने साथियों से आपका परिचय करा दूँ, उन बातों पे आपसे चर्चा करते हैं, सवाल जवाब होंगे। हमारे जो बाएं तरफ बैठे हैं राजेश जी भारत, आंदोलन आईडीपी के मुख्य जी नमस्कार कार्यकर्ता हैं। इस शहर में गंगानगर जो राजस्थान में है, यहाँ पे कई तरह के सामाजिक आंदोलन होते हैं, उसमें बड़े बढ़ चढ़ भाग लेते हैं। बेघरों के भी उन्होंने मुद्दे उठा रखे हैं। जो कानूनी खामियां हैं सरकार के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार को गलत काम करती है, कानून के विरुद्ध काम करती है, जनहित के खिलाफ कार्य करते हैं तो उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। और अनशन भी इनका रिकॉर्ड रहा है यहाँ के रिकॉर्ड में। मेरे जो सामने बैठे हैं नथुराम जी, ये भी इस शहर के जाने माने व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं बक्सर के। और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं मेरे बाईं तरफ हैं रघुवीर जी चौहान, ये उस जगह से हैं जो हमारे बॉर्डर एरिया के पास में सीगुर हेड, और सीगुर हेड जो है वो वहाँ है, वो जगह है जहाँ पे अगर कोई गोलीबारी की होती है तो घर में भी उनकी आवाज़ आ जाती है, गोलीबारी की भी बहुत नज़दीक एरिया पे रखे, और 24 आवर इनके ऊपर खतरे की घंटी बजती रहती है। तो ये कैसे रहते हैं, कैसे इनकी परिवार चलता होगा, उस गांव में क्या माहौल होता होगा जब इस तरह का कानून आया हुआ है, चर्चा है नहीं है, क्या बात हो रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने मेरा पहला सवाल है राजेश जी भारत से कि ये जो कानून लाए बीएसएफ को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में क्या आपके विचार है, क्या फ़ायदा हो सकता है? सरकार ने अगर बनाया तो फ़ायदा की रिसोर्स के भी होगा, आम आदमी को क्या नुकसान हो सकता है? सरकार तो लोकतांत्रिक है तो नुकसान की बात ही नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी हम विचार जानना चाहते हैं कि इसके लागू से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या फ़ायदा हो सकते हैं जनता के लिए। तो आइए हम बात करते हैं राजेश जी भारत से। जी, आज जो सत्तासीन लोग हैं वो लोकतांत्रिक माइंडसेट के लोग हैं, वो तानाशाही की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, एकाधिकार से, शासन की सुविधा से लूट को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। जिस कानून को उन्होंने लागू किया, इस वक्त देश में लोकतांत्रिक नॉर्म्स को तोड़ने का और काले कानून लाने का, लागू करने का डंडे के दम पे, ताकत के दम पे एक सिलसिला चला हुआ है। उस सिलसिले में ये चीज़ें और ज़्यादा चिंताजनक जुड़ जाती है कि जहाँ केंद्र की हर एजेंसी से केंद्र दुरुपयोग करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों पर, लोगों के जीने के अधिकारों पर लगातार हमला आगे बढ़ाता है और सत्ताखोरी के लिए, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए हर जगह संघीय एजेंसियों का दखल बढ़ाता है। चाहे वो आईटी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, ईडी हो या सीबीआई हो। इसी सिलसिले में जो अभी इन्होंने बीएसएफ को ये अधिकार दिए कि 50 किलोमीटर की रेंज में आप जाएं, सीआरपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं अंदर के अपराधों को रोकने की, उनके ऊपर आप कार्रवाइयाँ करें। तो ये इस रूप में बहुत ही दुखद है कि भारत की संघीय भावना में विषयों का बंटवारा, ताकतों का बंटवारा
और उस ताकतों में बंटवारे के में जो राज्य के हिस्से के विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं, उन पे दखल करना, ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है कि किस तरह से संघ की भावना को तोड़ के अलोकतांत्रिक तरीकों को आगे बढ़ाएं और जनता की उठती आवाज़ों को, घर रोटी रोजगार की, जीने के अधिकारों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को, बोलने के अधिकार को, इस सब के लिए जो आंदोलन उठ रहे हैं उसका दमन करने का एक चलन में एक एजेंसी को और इन्वॉल्व करके छोड़ देना, ये इस वक्त इतना ज़्यादा चिंता वाली बात है कि जहाँ इज्जत की जिंदगी, गरिमामय जिंदगी और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जिंदगी बेईमानी सी घोषणाएं होती जा रही हैं। इसमें और दुखद पहलू ये भी जुड़ता है कि हमारी राज्य सरकार तक ने इस पे कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है, या तो इस समझ का अभाव है, या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, या वो चलन आगे बढ़ रहा है कि जहां सत्ता में बैठे किसी भी पार्टी के लीडर लोक अधिकारों के बारे में चिंता परवाह कुछ नहीं करते, उनकी सीटों को, उनके शासन को, उनकी सत्ता को कोई खतरा ना हो, लोगों के अधिकार जाए कुएं में। तो ये दुखद पहलू हैं, इनका हर सूरत में विरोध किया जाना चाहिए, हर जगह विरोध किया जाना चाहिए। इस इलाके में आंदोलन आईडीपी ने वो विरोध शुरू किया है और एक बड़ा मूवमेंट करके अभी बीते पिछले 3 दिनों में 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर का घेराव रखा, राज्य और संघ के सामने वो विरोध दर्ज करवाया। तो राजेश जी, एक मेरा प्रश्न है जी, राइट टू रिकॉल का, जी, तो ये जनता को कब मिलेगा? कोई सरकार देगी या जनता विचार करके रह जाएगी, हमें मिलेगा अधिकार या नहीं मिलेगा? सरकार चाहे इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की हो, हर पार्टी की सरकारों में सत्ता में बैठे लोगों का ये मंशा होती है सत्ता में आने के बाद कि उनकी निरंकुशता लगातार चलती रहे। जमीन पे लोगों के बीच में कुछ भी कह के जाते हैं, वहाँ जाके वादों से बदल जाते हैं। इस वक्त किसी भी पार्टी का जो सत्ता में है, पूरे भारत के अंदर 20 पार्टियां होंगी अलग अलग जगह सत्ताओं में, केंद्र में भी कितनी सारी पार्टियां सत्ता में हैं, लेकिन एक भी पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है कि राइट टू रिकॉल को लागू किया जाए। जो चुना हुआ प्रतिनिधि नेता भ्रष्ट बेईमान हो जाए, अपने वादों को, घोषणा पत्रों को ना निभाए, संवैधानिक भावना के मुताबिक काम ना करे, अपनी कानूनी दायित्व ना निभाए, उनको सीट से कैसे उतारा जाए, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, किसी नेता की बात नहीं है। ये जनता में से ही बात उठेगी और जन आंदोलन उठेगा तो ये चीज़ें लागू हो सकती है। कश्मीर जी, मैं अभी बात चल रही है कि भाई बीएसएफ के 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च की बात, आप तो उसे बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। जी। इस कानून के बारे में आपको जानकारी होगी ही, और जानकारी है तो कैसा आप महसूस करते हैं? वहाँ के गांव के आसपास 10 ढाणी के लोग कैसे महसूस करते हैं? आपके गांव में क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है? क्या कोई बीएसएफ के लोग आए जिन्होंने सर्च किया हो ऐसा? जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 90% अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ सेंटर ने शुरुआत कर दी है, किस नियम को सेंटर के द्वारा शुरू किया गया है, ये आम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ग्रामीण परिवेश के एक अनपढ़ कह लो या कोई खेतीबाड़ी मजदूर कह लो, उस किस्म के लोग होते हैं। वो बेचारे सुबह खेत में जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो हमने क्या किया राम बाबू जी, हम पिछले दिनों में इन गांवों में जाकर के और चर्चा की इस बारे में, तो वहां हमने पाया कि लोगों को वाकई में इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा उन लोगों पर एक अत्याचार की भावना से उस पर जो वो है इस तरह का दबाव दिया जा रहा है या उस पर दंड दिया जा रहा है। ये एक प्रकार का दंड ही है और क्या है, क्योंकि जो बीएसएफ के द्वारा जो ये 50 किलोमीटर एरिया तक का जो कवर करने का जो अधिकार दे दिया गया है, इसमें ग्रामीण परिवेश के काफी एरिया आ रहा है और जिसके द्वारा ग्रामीणों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये बहुत जाहिर सी बात है, ये नुकसान तो होगा, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको सिर्फ बॉर्डर पर दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं कि घर परिवार में कैसे बातचीत की जाती है उसका प्रशिक्षण। तो ये बहुत दुख भरी बात है
और मैं ही नहीं, जब मैंने वहां गांव में जो लोगों को बात कही तो वो भी इसका विरोध करने पर तुल गए। उन्होंने भी बोला भी यार ये तो बहुत गलत बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ना ये खत्म हो, इसी के बारे में अपने हम बात कर रहे हैं। तो मेरे जो साथी हैं, साथ बैठे हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो मैं राजेश जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये बीएसएफ के द्वारा जो ये सर्च जो हो सकता है, ये इसका कोई मुद्दा है या वैसे ही कोई किसी प्रकार से कर सकते हैं सर्च? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आएंगे वो अपराध रोकने की बात को कहकर जी, लेकिन ये याद रखें कि अब सफा जो लागू हुआ अलग अलग राज्यों में जी, वहाँ भी जो सेंट्रल फोर्सेस गई, आर्मी फोर्सेस गई, जी, जी, उन्होंने आंदोलनों को कुचलने की कोशिशें की, जी, उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारने का काम किया। जी, ज़्यादा दूर हम ना जाएं तो अभी आप देखेंगे कि 14 लोगों को तो महीने सवा महीने पहले ही मारा है, जो मजदूर थे। जी, पहले कितने लोग मरे, कितनी बहन बेटियों से बलात्कार हुए, जी, वो आप उस दृश्य को याद कर लो जब बहुत सारी बहन बेटियों ने अपने कपड़े उतार के इनके स्टेशनों के आगे नग्न होके, निर्वस्त्र होके पूर्ण रूप से प्रदर्शन किए और ये कहा कि आपने इसी तरह के बलात्कार करने हैं देश की रक्षा के नाम पर, बॉर्डर की रक्षा के नाम पे, तो आप आओ यहीं हमसे बलात्कार कर लो। उस वक्त वो पूरी देश की आत्मा को झकझोरने वाली बात थी जी, और वो किस तरह की निरंकुशता हमारी सरकारें करती हैं उसकी बात थी। जी, तो उसी तरह का ये चलन जो अभी बीएसएफ एक्ट में अमेंडमेंट आया, ये कहीं न कहीं उसी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आज जहाँ सिर्फ सर्च का, जब्ती का, गिरफ्तारी का उनको है अधिकार, वो कल गोली मारने के अधिकार तक भी जाएगा। जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वही गड्ढे हमें आगे मिलते हैं। अभी जैसे आपने खुद ने भी कहा कि 90% लोगों को पता नहीं है। जी, ये ठीक बात है, 90% को या 90 से ज़्यादा को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दखल है उसको भी पता नहीं है। हमारी राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने भी इस पे कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया है। विरोध दर्ज करवाना दूर, एक सिंपल मीडिया में बयान भी दर्ज नहीं करवाया है कि हम इसका विरोध करते हैं। तो ये किस लेवल की नासमझियाँ हैं या लोक हित को प्राथमिकता में ना रखने का चलन है। असल में लोगों की अज्ञानता ही निरंकुश शासकों की ताकत होती है। ये बड़े विद्वानों ने बहुत वक्त पहले कहा है। सही है जी। तो सरकारें हमेशा ही लोगों को अज्ञान रखना चाहती हैं, उनके बीच में जागृति की कोई लहर खड़ा नहीं करना चाहती और अपनी तरफ से पारदर्शिता और नॉलेज देना नहीं चाहती हैं। तो ये लोगों को खुद को ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा। तो हम जनता के तौर पे, जनता के हिस्से के तौर पे इस आंदोलन को रेज करके जन जागृति का, लामबंदी का, सरकार के गलत के विरोध का और उसके अल्टरनेट का, ये 4 कदम एक साथ उठा रहे हैं और ये करेंगे तो निश्चित ही हम इस देश में के लोकतंत्र को बचा पाएंगे। हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से जरूर हम सबको लगना चाहिए। अभी एक और हमारा चल रहा है कि राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल कैसे करेंगे आप? क्या आपके पास विकल्प है? कैसे बुलाएंगे? कैसे उसके इलेक्शन होगा? जनता किस तरह से मांग करेगी? क्या प्रोविजन होगा? क्या आपने विकल्प सोच रखा है इसके बारे में कि किस तरह से इसको राइट टू रिकॉल के बारे में क्या विकल्प सोच रहा है? कैसे बुलाया जा सकेगा? कोई है आपके पास इसका मेजरमेंट? कोई पैमाना है? कोई काउंटिंग है? कोई इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन होंगे या जनमत के माध्यम से होंगे? क्योंकि जब धन बल जब चुनाव में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी लोग अपने फेवर में कर लेंगे जनता को, तो और राइट टू रिकॉल फेल हो जाएगा, वो व्यक्ति रहता रहेगा। उसके बारे में आपने क्या सोचा है? रामबाबू जी, इसमें ये निवेदन है कि सबसे पहले तो ये राइट टू रिकॉल क्या धारणा क्या है, कहाँ से आ गई ये धारणा? तो दोस्तों, इसमें इतनी सी बात है कि हम जिन नेताओं को वोट दे के चुनते हैं, मंत्री संतरी, एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, पंच बनाते हैं, वो अगर जनता की सेवा ना करे, वो लोकहित की बातों पे काम ना करे, वो अपनी घोषणाओं के मुताबिक काम ना करे, वो कानून के दायित्वों को ना निभाएं, वो भ्रष्ट बेईमान हो जाए, तो उस सूरत में उनको वोट वापस लेके हटाने की राइट जनता को होना चाहिए। यही राइट टू रिकॉल है, वापस बुलाने का अधिकार है। अब राम बाबू जी ने जो सवाल किया, ये कैसे संभव होगा? बहुत इजी है ये। जिस तरह से हमारे एमएलए, एमपी को, पार्षद को और पंचायत समिति के
या जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हमारे राजस्थान में डायरेक्टर कहते हैं, कई जिला परिषद के सदस्य कहते हैं, वो एक्चुअल में डायरेक्टर कुछ नहीं, जिला परिषद पंचायत समितियों के जो सदस्य हैं, उनको अपने अपने प्रधानों को वापस बुलाने का, यानी उनसे समर्थन वापस लेने का राइट है कि जब वो उनका कहना ना माने, जब उनसे सहमत ना रहें, तो अपना मत वापस ले लें, अपना समर्थन वापस ले लें। एमएलए को भी राइट है अब मुख्यमंत्री से अपना समर्थन वापस लेने का, एमपी को भी राइट है समर्थन वापस लेने का। तो हमने जिनको चुना, जिनको वोट दिया, उनसे राइट क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। सिर्फ कानूनी प्रावधान करने की ज़रूरत है और प्रक्रिया बड़ी सरल है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। जिस तरह से हम बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, हमारे खाते में पैसा जमा होता है, उसको हम एटीएम में जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, उस खाते में हमारा पैसा होता है तो हम निकाल लाते हैं, उस खाते में पैसा नहीं होता तो नहीं निकलता। इसी तरह से हमारे स्मार्ट वोटिंग कार्ड बनाए जाएं, जगह जगह एटीएम मशीनों की तरह से पोलिंग बूथ लगाए जाएं। उसके लिए इतनी बड़ी फोर्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एटीएम मशीनें जगह जगह करोड़ों रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए उनमें एटीएम मशीनों में भरे पड़े हैं, वहाँ कोई बहुत बड़ी फोर्स थोड़ी है। बहुत सी जगह तो एक सिंपल वो ठेके का पहरेदार भी नहीं है, यूं ही सुने पड़े हैं। लेकिन कितने एटीएम हैं जिनसे पैसा लूटा गया या उखाड़ा गया? बहुत कम, रेयर केसेस हैं। तो इसी तरह से वो एटीएम मशीनें जगह, वोटिंग मशीनें जगह जगह लगाई जाएं। और जो समय है, जिस लीडर ने कह दिया कि मैं आपको 6 महीनों में जाके फसल का 1.5 गुना दाम दूंगा, तो 6 महीने जब बीत जाएं और वो 1.5 गुना दाम का कोई कानून ना आए, किसी ने कह दिया कि हम आपको 1 साल बाद आपके बच्चों को बढ़िया स्कूल स्थापित कर देंगे, आपके यहाँ निःशुल्क इलाज का हॉस्पिटल स्थापित कर देंगे, वो उस समय अवधि में ना हुआ हो, तो फिर मतदाता उस पोलिंग बूथ में जाए, वहाँ पे अपना कार्ड लगाए मशीन में, अपना पासवर्ड दबाए, वो खाता बोल जाएगा कि जीते हुए कैंडिडेट के पक्ष में इसका वोट है कि नहीं, उसके खाते में वोट गया है कि नहीं गया, जैसे बैंक के खाते में हमारा पैसा गया कि नहीं गया। वहाँ पे उसको विड्रा करने का, उसको निकाल लाने का बटन दबाएगा और वो वोट उसका वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात। धन्यवाद आप सबका। आंदोलन आरडीपी की इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो ये चहल पहल की गई है, हमारे जो साथी उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छी रहा आज की चर्चा और आगे भी होती रहेगी। आप सब व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये आंदोलन वाकई बहुत अच्छा है, लोगों में जागृति पैदा करने का है। आप लोग जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे इस आंदोलन आरडीपी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से लोग चर्चा करें, बात करें, इसका प्रचार करें और अपने अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें भेजें और इस पर अपनी बात रखें, अपने कमेंट्स करें। जी धन्यवाद। हम सबका ये निवेदन है आपसे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। ये आपका लाइक या आपके सवाल, चाहे इसके विरोध में भी हो, वो निश्चित इस मूवमेंट को गति देगा, इसमें ज़्यादा निखार करेगा। अगर कोई आपके सुझाव हो हमें दुरुस्त करने के लिए, तो वो भी ज़रूर पेश करें। आप सबका धन्यवाद।